Dear students, Assalamu alaikum. Today is 12th June 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages of unit number 7, as well as we will revise comprehension passage number 5, solved. My lecture is for 9th P1, N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the question answer and objective part of unit number 7, Sultan Ahmad Masjid, Masjid-e-Sultan Ahmad. As we read in the previous lectures, it is one of the most impressive monuments in the world and also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. It is situated in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. It has become the most popular tourist attraction. Today we will do the work pages of unit number 7. So first of all, class 9th P1 and N1 students, ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज 76. वर्क पेजेस के लिए स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको लेक्चर में कहा था कि टेक्स्ट बुक का होना आपके पास लेक्चर सुनते हुए बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ एक लेड पेंसिल भी जो है वो अपने पास रख लें ताकि आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही जो भी चीज़ें नोट डाउन करने वाली हैं उसको अपनी लेड पेंसिल से नोट डाउन करें. अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी नोटबुक पे भी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन टेक्स्ट बुक पे करने से ये होता है कि आपके पास वो चीज़ें जो है वो सेव रहती हैं आपके एनुअल पेपर तक, और जब आपने एनुअल पेपर में उन वर्क पेजेस की एक्टिविटीज़ को तैयार करना होता है तो आप उनको ईज़िली तैयार कर लेते हैं. वर्क पेजेस के हवाले से एक चीज़ जो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, उसमें आपको हमारी ये जो की गई प्रैक्टिस है प्रीवियस लेक्चर्स में भी और क्लास में भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में पता है कि वर्क पेजेस जब हम करते हैं उन एक्टिविटीज़ पे हम जो है वो मार्क कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं जो कि हमने करनी होती हैं, यानी जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आपने अपने पेपर में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी हवाले से तैयार करनी होती हैं. ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ आपकी अनइम्पॉर्टेंट हैं इस हवाले से कि आपके एनुअल पेपर में उनमें से कुछ भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं आता तो उन एक्टिविटीज़ को हम जो है वो क्रॉस कर देते हैं या उन पेजेस को हम क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, तो जो 9th के लेक्चर्स जो है वो मेरे पास 9th में जो है वो पहले से क्लासेस लेते रहे हैं, उनको इस एक्टिविटी का इस हैबिट का जो है वो अंदाज़ा है. बाकी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यकीनन आप लोग जो है वो प्रीवियस आपका जो फर्स्ट टर्म था उसमें आप यही प्रैक्टिस कर रहे थे. ठीक है, तो आपने बेटा अभी भी आज भी हमने वर्क पेजेस करते हुए यही काम करना है कि जिन एक्टिविटीज़ को मैं कहूँगी आपने क्रॉस कर देना है अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर प्रोमिनेंट करके, ताकि जब आप फेजेस की तैयारी करें, टर्म टेस्ट की तैयारी करें या एनुअल पेपर की तैयारी करें तो आप क्लियर हो कि इन एक्टिविटीज़ को आपने तैयार करना है और इन एक्टिविटीज़ को आपने तैयार नहीं करना है. ठीक है, एक और बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना जो सेकेंड टर्म जो है उसका समर पैक स्कूल से रिसीव नहीं किया. तो काइंडली स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो समर पैक है सेकेंड टर्म के हवाले से उसको जो है वो एकेडमिक जो आपका जर्नल है उसको ज़रूर रिसीव करें. ठीक है, किसी भी तरीके से खुद जाएं या आपके पेरेंट्स जो है वो जाएं और उसको रिसीव करें, क्योंकि उसके बगैर आपको पता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं आपको समझ नहीं आएंगी. स्पेशली ऑब्जेक्टिव पार्ट के हवाले से आपके ऑब्जेक्टिव की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि यानी वर्ब MCQs हैं, कुछ ग्रामर MCQs हैं जो कि आपके पास पहले से मौजूद नहीं है. ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से भी यकीनन कोई ना कोई काम ऐसा होगा जो कि आपका उस एकेडमिक जर्नल से करना जो है वो बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपकी MCQs के हवाले से वो आपका रिसीव करना स्कूल से बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बड़े बहन भाई जो है वो 10th में हैं तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि अपना जो समर पैक है उसको लें, ठीक है, ताकि आपको अपनी लेक्चर्स को जो है वो सुनने में, उनको समझने में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। और इसकी लास्ट डेट आपको बता दी गई है 15 जून है रिसीव करने की, तो उससे पहले पहले जो है वो आप लें। ऑफिसेस जो है वो स्कूल में खुले हुए हैं, ठीक है, और आप जो है वो इजीली जाके जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए हम वर्क पेजेस की तरफ। आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक मौजूद है जो कि आपने 76 पेज पे खोल ली है। लेड पेंसिल है आपके पास। 76 पेज को पहले देख लेते हैं हम। स्लाइड में भी आपको ये इमेज मैंने शो किया है। थीम हमने डिस्कस कर लिया था सुल्तान अहमद मस्जिद चैप्टर का। ग्लॉसरी भी हमने जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी। इस हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपसे कहा था मुझसे पूछ सकते हैं आप। ग्लॉसरी के हवाले से जो MCQs थे हमारे सिनोनिम और स्पेलिंग वाले, उनको भी हम जो है वो अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑरल एक्टिविटी है इस पेज पे, पेज नंबर 76 पे, उसको बेटा आपने क्रॉस कर देना है। ऑरल एक्टिविटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। फिर है कंप्रीहेंशन यानी कि आंसर क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 7 के। इसको टिक करें एक्टिविटी को, ए को, यानी कि इस पेज पर हमने जो है वो पेपर के हवाले से जो किया काम है वो है ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इन दोनों को आपने प्रॉपरली मार्क कर लेना है, टिक कर लेना है, ठीक है। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। उसके बाद बेटा आप लोग आ जाएं पेज नंबर 77 पे। पेज नंबर 77 पे एक एक्टिविटी जो है वो आपकी वोकैबुलरी के हवाले से है, ठीक है। इसको हम जो है वो सबसे पहले कर लेते हैं। इसको आप अपनी बुक के ऊपर लेड पेंसिल से इन्हीं अल्फाज के ऊपर लिखते जाएंगे, या फिर जो है वो अगर आप जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हैं तो आज की डेट मेंशन करके, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, प्रॉपरली अपना पेज रेडी करके, ब्लू मार्कर के साथ जो है वो टॉपिक अपना लिख के, यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद और एक्टिविटी का नाम लिख के ए, ठीक है, तो आप जो है वो लिख सकते हैं। अम्बेलिश सेंटर लाइन लगा के आप लिखेंगे जैसे आप वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंसल्ट अ थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो दिए गए अल्फाज हैं उनके सिनोनिम्स आपने फाइंड आउट करने हैं। सिनोनिम्स आपको पता है मुतरादफ अल्फाज होते हैं। इंग्लिश मीनिंग उस लफ्ज़ का जो है वो मुतरादफ यानी इंग्लिश मीनिंग उसका जो है वो क्या होता है, ये हम जो है वो पढ़ने लगे हैं। एम्बेलिश है पहला वर्ड हमारा। एम्बेलिश जिसका मतलब होता है सजाना या आरास्ता करना। उर्दू में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, वरना उर्दू में लिखने की जब आपको पेपर में आ जाए तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये एक्टिविटी आपकी MCQ के हवाले से आती है। जब भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि क्लियर आपके जैसे ना हो कि ये किस हवाले से ऑब्जेक्टिव में आएगी, जैसे कि B है तो ये तो आपको पता है MCQ है, ये MCQ की फॉर्म में ही आएंगे, लेकिन A के बारे में आपको आइडिया नहीं है कि ये आपके जो है वो पेपर में किस तरह से आएंगे, ठीक है, तो ये आपके MCQ में आएंगे सिनोनिम्स वाले पोर्शन में। तो आप इनके ऊपर प्रॉपर लिख सकते हैं अपनी लेड पेंसिल से कि एज MCQ, लर्न एज MCQ ऑफ सिनोनिम्स, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। यानी आपको याद रहेगा फिर कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जो सिनोनिम्स वाला 5 नंबर का पोर्शन है उसमें ये MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने बेटा इसको जो है वो लिखना शुरू करें। एम्बेलिश आपका पहला वर्ड है जिसका मतलब है रास्ता करना, तो इंग्लिश में लिख लें आप इसको डेकोरेट, ठीक है। स्पेलिंग बोल देती हूँ, DECORATE, डेकोरेट। फिर अगला वर्ड आपका इंटीग्रेट। इंटीग्रेट आप लिखें यहाँ पे, इसका मतलब कंबाइन, COMBINE, कंबाइन, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला वर्ड आपका स्प्लेंडर, जिसका उर्दू में मतलब होता है शानो शौकत। तो आप मैग्निफिकेंस लिख सकते हैं इसके लिए। वर्ड स्पेलिंग लिख लें इसके, MAGNIFICANCE, मैग्निफिकेंस, ठीक है। फिर है मजेस्टी। मजेस्टी भी अज़मत या शानो शौकत ही होती है, तो आप इसके लिए जो है वो सिनोनिम लिख सकते हैं,
स्प्लेंडर वर्ड जो कि अभी हमने पढ़ा है, स्प्लेंडर। मजेस्टी के लिए क्या लिखेंगे, स्प्लेंडर। फिर उसके बाद है इल्यूमिनेट वर्ड। इल्यूमिनेट चमकना, चमकाना। इसके लिए आप जो है वो इंग्लिश मीनिंग या सिनोनिम लिख सकते हैं ब्राइटन, ठीक है, या एनलाइटन भी लिख सकते हैं। जो लफ्ज़ आपको आसान लगता है आप वो लिख सकते हैं, BRIGHTEN, ब्राइटन, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एम्बेलिश के लिए हमने वर्ड लिखा है डेकोरेट, इंटीग्रेट के लिए लिखा है कंबाइन, फिर लिखा है मैग्निफिकेंस, फिर लिखा है हमने स्प्लेंडर, और फिर लिखा है हमने ब्राइटन। उसके बाद बेटा आ जाएं आप बी एक्टिविटी पे। सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। स्टेटमेंट दी हुई है आपको जिसमें से एक लफ्ज़ को अंडरलाइन किया है और उसका एंटोनिम लिखना है। एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद, उलट लिखना है। हम पहले अभी तक सिनोनिम कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जब हमने प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स के MCQs किए थे कि कभी कभी ये एक लफ्ज़ अकेला भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आए तो उसका उलट भी पूछा आपसे जा सकता है पेपर में, एनुअल पेपर में, ठीक है। सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव लफ्ज़ यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसके लिए उलट इसका क्या है, अगली। अनइम्प्रेसिव या रिमार्केबल, इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन, तो बी ऑप्शन इसके लिए टिक करेंगे हम, अनइम्प्रेसिव, जो कि मुतासिर कुन ना हो। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। द लार्जेस्ट इसमें अंडरलाइन किया है, सबसे बड़ा, तो इसका उलट क्या होगा, ऑप्शन देखें, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या पॉपुलेटेड। स्मॉलेस्ट छोटा तरीन, ठीक है, जो कि सबसे छोटा होगा, इसको टिक कर लें। अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी भारी, ठीक है, इसका उलट आपने बताना है, बिग, बोल्ड, लाइट। इसमें से आपको लाइट वाला जो ऑप्शन है वो आपको सही लग रहा है, यानी कि हल्का, भारी की उलट हल्का, सी ऑप्शन ठीक है थर्ड का। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। द अपर लेवल, अपर ऊपर वाला, ठीक है, बलाई, और इसका उलट देखें लोअर, आउटर, हायर। तो लोअर इसका जो है वो अपर का ऊपर वाला और लोअर का नीचे वाला, ये दोनों वर्ड आपको उलट नज़र आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका फिर ठीक है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स। कवर्ड ढांपा हुआ, तो उसका उलट होना चाहिए खुला हुआ, तो ऑप्शन है हमारे पास स्प्रेड, एक्सपोज्ड या डेकोरेटेड। तो एक्सपोज्ड वर्ड बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। एक्सपोज्ड का मतलब भी होता है जो कि चीज़ आम हो, खुली हुई हो, दूसरों के सामने हो, ठीक है। तो इसके MCQ सिर्फ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लें। 1B, 2A, 3C, 4A, 5B, ठीक हो गया। उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हैं ये वर्ड सेंटेंसेस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, इसको आप एक्टिविटी को सी को टिक कर लें, ठीक है। फिर है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर, कि ये दिए गए एब्रीविएशंस हैं ये किसके लिए स्टैंड करते हैं। वैसे ये एक्टिविटी आपके पेपर पे बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ जो है वो आप क्रिएटिव वर्क के तौर पे इसको जो है वो आज कर सकते हैं, जैसे कि आपको आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा जब आप देखेंगे एब्रीविएशंस। आप सिंपल हल है इसका कि जो है वो, वैसे तो मैं भी करवा सकती हूँ ये, लेकिन चूँकि ये आपका क्रिएटिव वर्क है आज का, आप इसको जो है वो खुद से कर सकते हैं आज या कल, जब भी आपको जो है वो टाइम मिले, तो आप जो है वो नेट से सर्च करें कि एब्रीविएशंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हमने किसी भी लंबे जो लॉन्ग वर्ड है, एक बड़ा लफ्ज़ जो है वो, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, छोटा करके लिखना होता है, तो उसको एब्रीविएट करते हैं प्रॉपरली। एब्रीविएशन होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप जो है वो नेट पे सर्च करेंगे कि USA स्टैंड्स फॉर, कि USA जो है वो किसका एब्रीविएशन है या ये किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो आप जो है वो ईज़िली इनको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आप जो है वो PAF, बहुत सारे तो इनमें से आपको पता होंगे, और जो नहीं पता होंगे वो आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो ये एक गुड एक्टिविटी है, आप इसको जो है वो ज़रूर करें, टिक कर लें, लेकिन इसके ऊपर लिख लें क्रिएटिव वर्क,
ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आपने पेपर में तैयार नहीं करनी, सिर्फ आपने क्रिएटिव वर्क के तौर पे इसको किया था। फिर उसके बाद आ जाए बेटा इसी पेज पे, पेज नंबर 77 पे है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की पोजीशन। एडवर्ब की पोजीशन पूछी गई है आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। आपने एडवर्ब को उसकी प्रॉपर जो पोजीशन है वहाँ पे प्लेस करना है, वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उससे पहले एडवर्ब का आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब जो है वो क्या होता है। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि वो वर्ड है, एडवर्ब वैसे पार्ट ऑफ स्पीच में से ही एक है, ठीक है। एडवर्ब वो वर्ड है जो कि हमें वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है, यानी कि वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है, उसका तरीका, उसका मैनर, ठीक है, उसका जो है वो उसकी प्लेस, वर्ब की यानी एक्शन। वर्ब का तो पता है ना आपको, एक्शन, काम, कोई भी, तो काम करने का तरीका, काम करने की जो है वो जगह, काम करने का वक्त, हमें जो है वो काम करने कितनी दफ़ा वो काम हुआ है, ये सारा कुछ जो हमें वर्ड बताता है वो है एडवर्ब। यानी वर्ब के मीनिंग में जो भी लफ्ज़ एडिशन करे वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब जो है वो अपनी मखसूस पोजीशंस पे आते हैं, यानी कि ये नहीं है कि जहाँ पे मर्ज़ी उठा के हमने सेंटेंस में उसे लगा दिया। तो उसके लिए ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं आपको वो हैं आपके एडवर्ब, और आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने बताना है कि इनमें ये कहाँ पे आएगा। इसके लिए आपने बेटा ध्यान से सुनना है कि मैं पूरा सेंटेंस जब बोलूँगी तो लफ्ज़ जैसे ऑफन है तो वो कहाँ पे बोल रही हूँ, आपने वहाँ पे एरो लगा के उसके ऊपर वो लफ्ज़ लिखा तो पहले से ही हुआ है वहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ एरो भी लगा सकते हैं। जैसे है शी ऑफन्स कम हेयर, शी के बाद मैंने बोला है ऑफन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एरो लगा लें, आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ पे लिखना है ऑफन। ही गोज़ टू लाहौर, इसमें समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर, समटाइम्स मैंने कहाँ लगाया, ही से भी पहले, समटाइम्स ही गोज़ टू लाहौर, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं बेटा आप पेज नंबर 78 पे, शुरू में आप देखें उसका बाकी पार्ट है, थर्ड वाला सेंटेंस बोलने लगी हूँ। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, हार्डली एवर आपने टीचर के बाद लिखना है, एरो लगा लें यहाँ पे, लिखा ये पहले से हुआ है ब्रैकेट में। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे आप लिखेंगे वी आर यूजुअली टायर्ड, आर के बाद मैंने बोला यूजुअली, वी आर यूजुअली टायर्ड। फिर है आई हैव जस्ट पोस्टेड, हैव के बाद मैंने बोला है जस्ट, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। फिर है ही डिड हिज वर्क केयरफुली, ये एंड पे ही आना है केयरफुली यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो इस पे आपने इसको एंड पे ही लिख देना है। समझ आ गई है। इसके अलावा अगर समझ किसी भी हवाले से नहीं आएगी इस एक्टिविटी की या एब्रीविएशंस की तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे। फिर है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन, आपने जो है वो एडवर्ब जो है वो पढ़ा है। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव आल्सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिस तरह से एडजेक्टिव की यानी इसम सिफ्त जो है जो कि हमें नाउन की जो है वो मज़ीद क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में बताता है, एडवर्ब की भी उन्होंने कहा है डिग्रीज़ होती हैं जो कि कंपेयर करती हैं काम किस हद तक हुआ है, ठीक है। तो इसमें टेबल आपको एक नज़र आ रहा है कि जिसमें लिखा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो कि किसी भी दूसरे के रेफरेंस के बगैर हो, कंपैरेटिव डिग्री में दो का कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव डिग्री में सब एक जो है वो एक का सब के साथ कंपैरिजन होता है। कंपैरेटिव में दो का सिर्फ और सुपरलेटिव में सब के साथ यानी एक ग्रुप के साथ। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी आपने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ब्लॉक में लिखनी है। मैं बोलती जा रही हूँ, आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे साथ साथ लेक्चर सुनते हुए लिखते जाना है, ठीक है। जैसे पहला वर्ड है आपका केप्ट मच, ठीक है। केप्ट मोर, मच की अगली डिग्री है मोर, केप्ट मोर लिखा। अगले ब्लॉक में सुपरलेटिव डिग्री वाले में लिखा केप्ट मोस्ट, MOST मोस्ट, केप्ट मोस्ट। फिर कंपैरेटिव डिग्री में आ जाए सैंग ब्यूटीफुली, इसके लिए आप लिखेंगे सैंग मोर ब्यूटीफुली और सुपरलेटिव में लिखेंगे सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। फिर है स्लेप्ट लिटल तीसरा, उसमें आप कंपैरेटिव में लिखेंगे स्लेप्ट लेस
और सुपरलेटिव में लिखेंगे स्लेप्ट लीस्ट, LEAST लीस्ट। फिर लुक्ड गुड, अगला वर्ड है कंपैरेटिव में इसके लिए लिखेंगे लुक्ड बेटर, फिर लुक्ड बेस्ट, ठीक है। फिर आखिरी है आपका अराइव्ड अर्ली, अराइव्ड अर्लियर, ठीक है, और अराइव अर्लीस्ट सुपरलेटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद है सी एक्टिविटी आपकी, यूज़ द अबव डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन एग्जाम्पल। आपने जो अभी हमने चेंज किए हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, आपको कहा है कि उसको सेंटेंसेस में यूज़ करें, तो बेटा ये आपके पेपर में नहीं आता, इसलिए इस एक्टिविटी को क्रॉस कर दें, ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं बेटा आप पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 पे आपकी ग्रामर के हवाले से ये एक्टिविटी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि रिसेंटली हमने किया है। उसमें आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि आपको पता है प्रेजेंट मौजूदा या हाल, परफेक्ट मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, और टेंस मीन ज़माना, ठीक है। तो जब भी जो है वो कोई भी काम जो कि कुछ हद तक जो है वो मुकम्मल हो जाए पास्ट में, लेकिन जो है वो प्रेजेंट में यानी मौजूदा वक्त में अभी भी जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, सब्जेक्ट हैज़ और हैव का इस्तेमाल, बीन का इस्तेमाल, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, और इसमें जो है वो सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप्ड, वहाँ पे हम ये इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट है एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, जो कि अभी भी जारी हो, वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का इसमें ज़िक्र है, पॉइंट ऑफ टाइम का ज़िक्र है। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको दोबारा से जो है वो रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस हवाले से एक्टिविटी है आपकी डी वाली। आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे आपको जो मैंने बताया जहाँ पे आपने सिंस का इस्तेमाल करना होता है और बाकी सब जगहों पे आपने फॉर का इस्तेमाल कर देना है। वो पॉइंट्स आप को मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ, फिंगर टिप पे रखे उसे, कि जब आपने राउंड द क्लॉक टाइमिंग बतानी हो, जब आपने नेम ऑफ़ द डे बताना हो, जब आपने नेम ऑफ़ मंथ बताना हो, नेम ऑफ़ ईयर मेंशन करना हो, नेम ऑफ़ सीज़न बताना हो, ठीक है, तो तब आप जो है वो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पार्ट ऑफ द डे जिसमें इवनिंग मॉर्निंग वगैरह आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन फिल इन द ब्लैंक्स को टिक करें डी एक्टिविटी को, और इसके सामने लिख लें एज MCQ, एज MCQ, और MCQ के आगे ब्रैकेट में लिख लें ग्रामर, यानी आपको पता हो कि ये ग्रामर वाले पोर्शन में या फिर जो है वो ये वर्ब वाले पोर्शन में मेनली आते हैं। जो आपका पहला पोर्शन होता है ना 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव पार्ट का, फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाला, वहाँ पे ये आ जाते हैं। अच्छा जी, इसको मैं बोल देती हूँ, सिंस लगाना या फॉर, ये बोलती जाती हूँ मैं। पहला आपका सेंटेंस है आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। सेकेंड वाला देखें, आई हैव बीन वॉचिंग TV सिंस PM, सिंस 7 PM, ठीक है। ये यहाँ पे राउंड द क्लॉक टाइमिंग है, 7 बजे है इसलिए। तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। फोर्थ वाला देखें, तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस मार्च, सिंस मार्च, मंथ का नेम आ गया इसलिए, सिंस मार्च। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, ठीक है। जब इस तरह से कोई वक्त बताया गया हो जो कि एग्जैक्ट आपको पता है, तो तब भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ई एक्टिविटी है कि मेक 5 sentences यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड देन कन्वर्ट दैम इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये आपकी एक्टिविटी आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। खुद से बनाने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको पता है ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं, दिए गए होते हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इसलिए ये एक्टिविटी आप ई वाली पेज नंबर 80 पे क्रॉस कर दें। पेज नंबर 80 पे हमने डी एक्टिविटी को टिक किया है और ई को हमने क्रॉस किया है। राइटिंग स्किल्स हैं, इसको क्रॉस कर दें। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं पेज नंबर 80 पे, इसको भी आप क्रॉस कर दें, ये भी आपके पेपर में नहीं आती। उसके बाद बेटा हमने जो है वो वर्क पेजेस अपने कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट नंबर 7 के।
ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम रिवाइज़ कर रहे थे कम्प्रीहेंशन पैसेजेस, ठीक है। और उसको रिवाइज़ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड आउट करना है ध्यान लगा के, फिर क्वेश्चंस को रीड आउट करना है, फिर जब उनकी समझ आ जाए तो आपने जो आंसर्स हैं वो पैराग्राफ से फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे पैराग्राफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में हम जो है वो पढ़ चुके हैं डिटेल में, इनके आंसर्स भी। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेली मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने स्कूल का जो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप इन लेक्चर्स को दोबारा से डिटेल में अगर सुनना चाहें कम्प्रीहेंशन को तो सुन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मुझसे पूछना है तो मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम वैसे होना तो नहीं चाहिए। कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 5 सॉल्व्ड वाला आपने रिवाइज़ करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने आंसर्स को याद करके लिख के देखना है। डायरी बेटा आपकी आज की जो है वो वर्क पेजेस हमने किए हैं यूनिट नंबर 7 के, जो कि लिखना इसमें से कुछ भी नहीं था। साथ साथ लेक्चर सुनते हुए आपने जो लिखा है बस वही आपने याद करना है, सारा लेकिन याद करना है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया ये MCQs के हवाले से तैयार करना है, ये इस तरह से तैयार करना है। फिर है उसके बाद ग्रामर का हमने जो काम किया है वो है कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 5, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है सॉल्व्ड में से। इसको रिवाइज़ कर लेना है अच्छे तरीके से। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। दोबारा से ये कहूँगी कि आपने बेटा अपना जो समर पैक है सेकंड टर्म का वो अपने स्कूल से रिसीव करें हर सूरत। आजकल में 15 जून उसकी लास्ट डेट है। उसके बगैर आपको जो है वो फिर किसी भी तरीके से लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।